हेलो बच्चों, मैं ममता चिन्मय के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12th में आपका एक बार फिर से स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, अपना जब से थ्योरी हो गया है अपने अपना न्यूमेरिकल करना चालू कर दिया है। तो आज हम अपना कुल संप्राप्ति अर्थात कुल आगम, कुल लागत और मांग की कीमत लोच उससे संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे। तो सबसे पहला अपना ये क्वेश्चन देखते हैं अपन कि नीचे दी गई सारणी से कुल संप्राप्ति है ना बच्चों। मैंने यहाँ पर संप्राप्ति और आगम दोनों वर्ड लिखे ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। कुल संप्राप्ति मतलब कुल आगम टी आर, यहाँ पर क्या है ये अपना टी आर। तो एक तो टी आर निकालना है व मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए, है ना। अपन को क्या निकालना है इसमें, टी आर और मांग की कीमत लोच। अब टी आर का फॉर्मूला आपको याद है ना, टी आर इज इक्वल टू था पी इंटू क्यू, कीमत इंटू क्वांटिटी। अब अपन को यहाँ पर क्वांटिटी तो दे रखी है लेकिन कीमत नहीं दे रखी है, और कीमत के लिए अपन को पता है कि कीमत होती है वो औसत आगम के बराबर होती है। लेकिन हमको औसत आगम भी निकालना है तो उसके लिए क्या करना होता है, देखिए टी आर इक्वल टू पी इंटू क्यू होता है। हमारे पास सिर्फ क्यू है, पी नहीं है। अब यदि हमको दूसरा क्या फॉर्मूला है कि हम पी कैसे निकाल सकते हैं, पी आर हमारा ए आर के बराबर होता है। लेकिन जो हमारा ए आर है वो भी तो हमारा टी आर ओपन क्यू होता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, टी आर। अब बच्चों याद हो तो मैंने एक दिन पहले भी वीडियो में बताया था कि एम आर दे रखा और एम आर से टी आर निकालना है तो हमें इसका कम्युलेटिव, जैसे अपन पहले करते थे ना संचय बारंबार था, तो बारंबार था तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन संचय तरीके से अपन इसका एम आर से टी आर निकालेंगे। तो अपना एम आर दे रखा है, अब अपन इसे टी आर कैसे निकालते हैं। ये अपना टी आर होगा, पहला तो 10, 10 + 6 16 + 2 18 + 2 20 22, 22 में 0 तो 22 22 0 22 और 22 में से 5 गए तो 17। तो ये अपना आ गया टी आर। ये है जब आपको सीमांत आगम दे रखा है और कुल आगम निकालना है, क्योंकि हमारा कुल आगम का सूत्र होता है कीमत इंटू मात्रा। अब हमको कुल आगम के लिए हमारे पास मात्रा तो है पर कीमत नहीं थी, तो लेकिन हमारे पास क्या था, एम आर था बच्चों। तो अपन ने क्या करा, एम आर से अपन ने अपना टी आर निकाल दिया। अब अपना टी आर निकल गया तो अपना क्या निकाल देंगे अपन, ए आर। ए आर इज इक्वल टू टी आर ओपन क्यू। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए आर। ए आर हो गया अपना टी आर ओपन क्यू। 10 में 1 का भाग लगाओ 10, 16 में 2 का 8, 18 में 3 का 6, 20 में 4 का 5, 22 में 5 का 5 चौक 20 और 2 तो 5 चौक 20, 6 में 22 का 36, 18, 19, 20, 21, 22, 4 बचे तो 6 36, ये आ गया 6 आ गया। फिर 22 में 7 का 7 × 21, 1 बचा 10 तो 3 एकम 3। फिर 22 में 8 का 8 दूनी 16 तो 6 बच गए 7 2 56 2.7 और 17 में 9 का तो 9 एकम 9 तो 17 में से 9 गए तो 10 11 12 13 14 15 16 17 6 2 8 तो 8 बचे तो 80 बन गया। तो अपन को भाग का लगा 9 का 8 9 72 तो लगभग ये आ गया 17 में 9 का मतलब 1.8 अपना ये आंसर आ गया। तो बच्चों इस तरह मैंने निकाल दिया ए आर। अब आप वापस याद कर लीजिए कि ए आर अपना क्या होता है, ए आर ही अपना पी होता है, औसत आगम ही अपनी कीमत होती है। इसका मतलब अपनी कीमत भी क्या हो गई, यही हो गई 10 8 6 5 4.4 3.6 3.1 2.7 और 1.8। तो अपना जो क्वेश्चन था कि नीचे दी गई सारणी से कुल संप्राप्ति व मांग की कीमत लोच निकालिए, तो अपन ने कुल संप्राप्ति तो निकाल दी। अब अपन को निकालना है मांग की कीमत लोच। तो आपको याद है ना मांग की कीमत लोच का क्या फॉर्मूला है, पी ओपन क्यू इंटू डेल्टा क्यू ओपन डेल्टा पी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी बहुत सारे किए, बस अब इसमें डिफरेंस यही है कि किसमें क्या दे रखा है और अपन को निकालना है। सवाल अपन को आता है, फॉर्मूले आते हैं अपन को, लेकिन अपन को ये बताना चाहिए कि क्या दिया हुआ है, उस वक्त अपन क्या टेक्निक यूज करके अपना आंसर निकालेंगे। तो अपना पी ओपन क्यू इंटू डेल्टा क्यू ओपन डेल्टा पी। अब अपन प्रत्येक कीमत स्तर के ऊपर अपन कीमत लोच निकालेंगे। तो यदि अपन इसको जब मात्रा 1 है नंबर 1 तब कीमत कितना है अपना, देखो बच्चों ध्यान से देखते जाना, या फिर यहाँ पर अपन लिखते जाते हैं P इज इक्वल टू 10 पर जब कीमत 10 है तो क्या होता है, पी ओपन क्यू आ गया, पी ओपन क्यू लगाओ फॉर्मूला 10, क्यू क्या है, अच्छा क्यू यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर एक बात याद रख लो कि डेल्टा क्यू हमेशा 1 आएगा। क्यों डेल्टा क्यू बच्चों 1 आएगा, क्योंकि क्यू में जो मात्रा में जो डिफरेंस है 1 का आ रहा है, तो डेल्टा क्यू तो आंख बंद करके अपन 1 लिख देंगे। और डेल्टा पी कीमत में कितना अंतर हो रहा है, तो 10 में से 8 गए तो
2, कीमत में कितना अंतर हो रहा है 2, तो ये हो गया 2, तो ये आंसर आ गया 5। यानी जब कीमत 10 थी तो मांग की कीमत लो 5 आ गई। अब अगला देखो, जब कीमत 8 है, कीमत 8 के ऊपर देखिए, अब 8 बटा कीमत में कितना डिफरेंस आ रहा है, पहले तो कितना आ रहा था, क्यू कितना था 1, अब क्यू कितना है 2, तो और ये तो 1 ही आएगा। अब डिफरेंस निकालो इसके अंदर, 10 में से 8 गए तो 8 में से 6 गए तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये आंसर आ गया आपका 2। अब जब अपना p इज इक्वल टू क्या है 6, अगली कीमत स्तर पे देखो, अगली कीमत स्तर के ऊपर अपना p तो आ गया 6 और इस वक्त अपना q कितना है 3, ये तो एक ही आएगा डेल्टा q, और डेल्टा p कितना है 6 में से 5 गए तो 1, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आंसर आ गया 2। अब जब अपना p कितना है 6 के बाद अपन आ गए थे 5 पर, जब अपना कीमत 5 है उस वक्त देखिए कि 5 के ऊपर जो कीमत थी वो तो 5 और q कितना है 4, डेल्टा q 1 और डेल्टा p कितना है, क्योंकि अपन कहाँ आ गए 5, तो 5 में से 4.4 माइनस करो, 5 में से 4.4 माइनस कीजिए तो 0.6, तो ये आ गया 0.6, तो पॉइंट हटाया तो ऊपर 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25 अपॉन 6.2, 6 इंटू 2 तो 6 2 जा 12, 12 2 जा 12 दूनी 24, 1 बचा, भागने गया इसका 0 और लगभग आ जाएगा 25 में 12 का भाग लगा दीजिए, तो आ गया आपका 1 पॉइंट लगा के 0, भागने गया फिर वापस से 0, तो ये लगभग आ जाएगा 12 25 60 12 ले अप्रोक्स 2.07, ठीक है। अब अपना p कितना है 6 कीमत के ऊपर आ जाओ, 6 कीमत के ऊपर p तो अपना क्या हो गया p है अपना 3.6, p है अपना 3.6, तो p तो हो गया कीमत 3.6, यहाँ पर कितना है अपना 4.4 रह गया, पहले 4.4 पे ले लीजिए, जब अपना p कितना है 4.4, कीमत 4.4 है, तब कीमत तो हो गई 4.4 और उस वक्त क्या हो गई क्वांटिटी कितनी हो गई 5, और ये तो 1 था ही सही, और डेल्टा p कितना हो जाएगा, तो 4.4 में से 3.6 जाएंगे, अब तो 4.4 में से 3.6 माइनस कीजिए, 14 में से 6 गए तो 8 और 4 में से 4 गए 0.8, तो ये आ गया 0.8। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, तो 22 बटा 5 20, इसको 22 बटा 20, ये ले लो 22 बटा 20। अब इसके अंदर और आगे जाएंगे अपन, जब अपना कीमत कितना हो गया 3.6, जब अपना कीमत 3.6 है तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा p ओपन q 3/6 अपॉन 6, क्योंकि क्वांटिटी 6 है, ये तो हमेशा 1 रहेगा। अब वापस p में माइनस कीजिए, तो 3.6 में से 3.1 गया तो क्या गया 0.5, इसको भी सोल्व कर दीजिए पॉइंट से पॉइंट, तो ये हो गया 36 और 6 5 जा 30, इसको अपन आगे डिवाइड करते रहेंगे। अब p इज इक्वल टू 3.6 के बाद कहाँ आ गए अपन 3.6 के बाद आ गए अपन 3.1 पे, जब कीमत 3.1 है तो 3.1 पे क्या आ जाएगा p तो आ गया बच्चों अपना 3.1, क्वांटिटी आ गई 7, ये तो 1 ही आएगा। अब 3.1 पे है तो 3.1 पे से 2.7 माइनस कर दीजिए, ये 4 आ गया तो 0.4, तो ये आ गया अपना 0.4, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो 31 बटा 7 चौक 28। अब अपन 3.1 के बाद आ जाएगा, जब यहाँ पे कर लेते हैं अपना क्वेश्चन कि जब p कितना है अपना, एक क्वेश्चन और हो जाएगा यहाँ पे, p अपना है 2.7, तो 2.7 पर तो ये आंसर आ जाएगा 2.7, और 2.7 पर क्वांटिटी है 8 और डेल्टा q हमेशा 1 है, और 2.7 में से 1.8 माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया 8 8 16 17 0.9, ये आ गया 0.9, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 9 3 जा 27, तो 3.8 आ गया। तो बच्चों इस तरह अपन ने क्या देखा कि अपन को क्या दे रखा था, सिर्फ मात्रा और सीमांत आगम दे रखा था। क्या दे रखा था, मात्रा और सीमांत आगम, उससे अपन को निकालना था कुल संप्राप्ति और मांग की कीमत लॉस। तो अपन ने पहले एमआर से अपन ने कुल संप्राप्ति टीआर ज्ञात करा, टीआर से एआर ज्ञात करा, और अपन को पता है कि औसत आगम है वही अपना कीमत होता है, तो औसत आगम को अपन ने कीमत लिया और कीमत के प्रत्येक स्तर के ऊपर मांग की कीमत लॉस निकाली, तो 5 2 2 2.0 से यहाँ पर ही भाग लगा दीजिए, 20 एकम 20 और 1.0 अप्रोक्स आ जाएगा,
30 एकम 30, 6 बजेगा 30 दूनी 60, 1.2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 28 एकम 28, 29 30 31 3, तो 1.1 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 0.832 8 या 24 0.3। इस तरह आपने देखा कि मांग की कीमत लॉस अपन ने हर कीमत के प्रत्येक स्तर के ऊपर ज्ञात कर ली। तो बच्चों क्वेश्चन वैसा ही है, मांग की कीमत लॉस आपको ज्ञात करने आती है, लेकिन आपको क्वेश्चन बच्चों किस प्रकार का दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन को सारा टेक्निक यूज करनी है। अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब अपना ये है बच्चों सेकंड क्वेश्चन। अभी अपन ने क्या देखा, सीमांत आगम दे रखा था, उससे अपन ने कुल आगम निकाला और मांग की कीमत लॉस निकाली। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या है, एक एकाधिकार फर्म। एकाधिकार फर्म याद है ना आपको, ऐसा बाजार या ऐसी फर्म जहां पर मोनोपोली हो, एक ही फर्म हो, अन्य फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन के ऊपर रोक हो, उसे क्या कहते हैं, एकाधिकार बाजार। तो एक एकाधिकार फर्म की कुल स्थिर लागत 100 रुपये, कुल स्थिर लागत TC टोटल कॉस्ट, वो भी क्या TFC टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इसकी 100 रुपये, और मांग सारणी ये दे रखी है। अब बच्चों इस सेकंड क्वेश्चन के अंदर दो तरह के क्वेश्चन है। पहले पूछा है अल्पकाल में संतुलन मात्रा, कीमत और कुल लाभ प्राप्त कीजिए, और दीर्घ काल में भी संतुलन का क्या होगा ये बताइए। तो अपन पहले पहला क्वेश्चन कर लेते हैं सेकंड का, अल्पकाल में संतुलन मात्रा। अब आपको संतुलन मात्रा निकालनी है, वो भी कब, अल्पकाल में। तो संतुलन मात्रा कहाँ पर होती है बच्चों, अपन को पता है, अपने थ्योरी में पढ़ा है कि जब कोई फर्म अपना उत्पादन करती है तो जब उसको लाभ अधिकतम हो जाता है, वो उसका अधिकतम या सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है, संतुलन बिंदु होता है। और यदि जब और उस यहाँ पर क्या होता है, जब उसका लाभ अधिकतम होता है बच्चों, तो यहाँ पर MR = MC यानी सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो जाता है। और अपन को पता है कि जब फर्म को अधिकतम संतुष्टि होती है तो वो उसके बाद उत्पादन के अंदर चेंज करना बंद कर देता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों अपन देखेंगे, हमारे पास मात्रा और कीमत तो है, अब अपन को संतुलन निकालना है। उसके लिए हमको क्या चाहिए, एक तो कुल आगम चाहिए, एक कुल लागत चाहिए, क्योंकि अपन को लाभ प्राप्त करना है। तो लाभ कैसे प्राप्त करेंगे, कुल आगम में से कुल लागत माइनस करेंगे। और संतुलन बिंदु वहां पर होता है जहां पर एक तो लाभ अधिकतम हो प्लस MR = MC हो, यानी हमको चार चीजें और निकालनी है इसके अंदर। पहले निकाल देते हैं TR, फिर निकाल देते हैं TC, फिर MR और MC, तो अपन को लाभ निकलेगा। तो बच्चों सबसे पहले अपन अपने पास मात्रा और कीमत है, तो अपन TR निकाल देते हैं। TR का फॉर्मूला याद है हमको, TR = P × Q। तो अपन P × Q से क्या करेंगे, TR निकालेंगे। 100 में 1 का गुणा, 90 में 2 का, 80 में 3 का, 7 चौक 28, 0 6 पंच 30, 6 पंच 30, 7 चौक 28, 8 तिया 24, ये 2 0 हो गए, ये 1 0। इसके बाद होता है 9 दूनी 18 और 10 × 10 100। तो ये तो बच्चों हो गया अपना कुल आगम, अपन ने कीमत में मात्रा का गुणा कर दिया, कुल आगम हो गया। अब अपन निकाल देते हैं MR। MR का फॉर्मूला बता दीजिए मुझे, याद है ना, MR क्या है, TR में चेंज अपन Q में चेंज। अब Q में तो अपना एक एक का ही अंतर आ रहा है, तो MR के लिए पहले तो 100 का 100, 180 में से 100 गए तो 80, 240 में से 180 गए तो 8 में से 240 में से अपन यहाँ कर लीजिए ताकि अपना गलत ना हो, 0 में से 0, ये कितना हो गया 8, 14 में से 8 गए तो 7, एक मिनट ये गलत ना हो जाए, 0 में से 0 गया 0, 9 10 11 12 13 14 6, तो ये हो गया अपना 60। फिर 280 में से 70 माइनस करो, 280 में से 70 माइनस करो, 0 से 0, 8 में 7 गए तो 1, 210। फिर देखिए 210, 240 में से तो 160, फिर 210 और 300 में 60 गए तो 240, 300 में से 50 गए 250, 280 में से 40 गए तो 240, और ये आ जाएगा आपका 240 में से 30 गए तो 0 का 0, 210, 180 में से 20 गए तो 160 और 100 में से 10 गए तो 90। बच्चों छोटी छोटी कैलकुलेशन पर गलत ना हो जाए। ये हो गया आपका MR। अब अपना TR MR हो गया। अब अपना निकाल दो TC कुल लागत। तो TC तो क्या है अपना कुल लागत 100 रुपये, तो 100 इसको तो TC तो अपना पूरे में 100 ही आ जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये अपन को कह रहा है कि अपन को MC भी चाहिए। क्यों, अपन को देखना है
कि अधिकतम संतुष्टि का बिंदु वो होता है जहाँ पर MR इक्वल टू MC होता है। अब बच्चों जब अपना कुल लागत ही स्थिर है तो MC अपना क्या हो जाएगा, लागत में परिवर्तन क्या हो गया, 0 0 0 आ गया, क्योंकि कुल लागत तो स्थिर है। अब अपना लाभ निकाल दीजिए, और लाभ होता है TR में से TC माइनस कीजिए, तो 100 में से 0, 180 में से 100 गया तो 80, 240 में से 100 गया तो 140, 280 में से 100 गया तो 180, फिर 300 में 100 गया तो 200, 300 में 100 गया तो 200, 280 में से 100 गया तो 180, 240 में 100 गया तो 140, और ये 80, और ये आ गया वापस 0। तो ये बच्चों आ गया कुल लाभ। अब देखिए आपका लाभ अधिकतम कहाँ पर हो रहा है, 0 से बड़ा, फिर बड़ा बड़ा, यहाँ बड़ा, और यहाँ पर आकर अपना अधिकतम हो गया है, क्योंकि इसके बाद वापस कम कर रहा है। तो फर्म का संतुलन बिंदु कहाँ हो गया, संतुलन बिंदु वहाँ होता है जहाँ लाभ अधिकतम होता है और जिसके बाद बच्चों लाभ घटने लगता है। तो इकाई कितनी होगी, जब फर्म 6 इकाई का उत्पादन करेगा और उस वक्त कीमत कितनी है, 50 रुपये प्रति इकाई कीमत पर जब वह 6 वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसका अधिकतम लाभ 200 होता है। अर्थात अल्पकाल में संतुलन मात्रा तो हो गई 6 और कीमत हो गई 50 रुपये प्रति इकाई, और यहाँ पर उसका संतुलन होगा। तो यदि पहला उत्तर है संतुलन मात्रा तो 6, कीमत 50 रुपये, और कुल लाभ कितना हो गया, तो कुल लाभ यहाँ पर हो जाएगा 200 रुपये। आ रहा है बच्चों समझ में। तो अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो गया। जब अपन को मात्रा और कीमत दे रखा था और कुल लागत दे रखा था स्थिर 100, तो अपन ने निकाल दिया कि जब 6 इकाई, कितना 6 इकाई उत्पन्न कर रहा है तो इसका ये क्या हो गया, संतुलन मात्रा हो गई 6 इकाई, और कीमत इस वक्त हो गई 50 रुपये, और कुल लाभ हो गया बच्चों 200 रुपये। अब अपन इस क्वेश्चन को आगे सेकंड क्वेश्चन, जब कुल लागत 1000 रुपये, अच्छा एक बात और रह गई इसके अंदर, एवं दीर्घकाल में संतुलन क्या होगा। तो बच्चों दीर्घकाल के अंदर, क्योंकि ये हमारा क्या है, एकाधिकार फर्म है, तो एकाधिकार फर्म के अंदर दीर्घकाल में भी लाभ वही होगा और संतुलन बिंदु भी वही होगा। क्यों वही होगा, क्योंकि एकाधिकार बाजार में नई प्रवेश का फर्म और निष्कासन दोनों ही प्रतिबंधित होता है। इस वजह से जो एकाधिकार फर्म है उसमें अल्पकाल में जो संतुलन मात्रा और संतुलन कीमत है वही दीर्घकाल में भी रहेगी। इस प्रकार अपना सेकंड का पहला क्वेश्चन बच्चों पूरा हो गया। अब सेकंड क्या है, जब कुल लागत 1000 रुपये तो अल्पकाल व दीर्घकाल में संतुलन का वर्णन कीजिए। बाकी सारी चीजें सेम है। अब अपन को कुल लागत या TC, अपन को इसको आप मिटा दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर, और जो TC था वो 100 की बजाय क्या हो गया 1000, तो अपन यहाँ पर एक 0 और प्लस कर देंगे तो ये अपना हो गया 1000। अब क्योंकि अभी भी हमारा क्या है, कुल लागत तो स्थिर है, कुल लागत तो स्थिर है, इसलिए हमारा MC सीमांत लागत भी स्थिर होगा। लेकिन अब हमारा लाभ क्या हो जाएगा, लाभ देखिए, तो लाभ यहाँ पर होगा TR माइनस PC, 100 में से 1000 गया तो माइनस 900, 180 में से 1000, तो 180 में से 1000 नहीं जाएगा, तो इसको इस तरह से करेंगे अपन, तो ये आ गया माइनस 920। फिर 240 है तो 10 में से 4 गए तो 6, और 10 में से 3 गए तो 760 माइनस 760। फिर 1000 में से 280 गए, 1000 में से 280 गए तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर TR है ना अपना, ये कहीं गलत ना हो जाए, 0 2 720, तो ये आ गया माइनस 720। फिर 1000 में से 300 गए तो माइनस 700, 1000 में से वापस 300 गए तो माइनस 700, और 1000 में से 280 गए तो माइनस 720, 1000 में से 240 गए तो माइनस 760, 1000 में से 180 गए तो माइनस 920, और 1000 में से 1000 गए तो 0। तो बच्चों यहाँ पर अपना जो कुल लाभ है वो सब माइनस में आ रहा है। इसका मतलब है जब लागत 1000 रुपया है तब लाभ तो कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी फर्म का संतुलन बिंदु तो आएगा। तो जब हमको कोई लाभ नहीं हो रहा है तो हमारा संतुलन बिंदु बच्चों क्या होगा, जहाँ पर हमको कम से कम हानि हो रही हो, है ना। जब हमको लाभ नहीं हो रहा है तो हम संतुलन बिंदु किसको मानेंगे, जहाँ पर हमको कम से कम हानि हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए लाभ नहीं हो रहा है लेकिन हानि हो रही है, तो हानि हमको यहाँ पर हानि 900 थी, फिर बढ़ती गई, फिर कम हुई, यहाँ पर कम हुई
और यहाँ पर तो कम हुई, लेकिन वापस यहाँ पर हानि बढ़ती चलो गई। तो हमारी हानि कहाँ पर कम हो रही है? जब उत्पादनकर्ता 6 इकाइयों का उत्पादन 50 रुपये प्रति इकाई की कीमत के ऊपर कर रहा है तो उसको हानि सबसे कम हो रही है। अर्थात जब कुल लागत 1000 रुपये है तब अल्पकाल में व दीर्घकाल में संतुलन का वर्णन। तो अल्पकाल में क्या हो गया? अल्पकाल में जब उत्पादन करता वही सेम आएगा। यहाँ पर संतुलन भी कहाँ होगा? जब इकाई कितनी होगी? 6 इकाई का उत्पादन हो रहा है तब, और इस वक्त कीमत भी हो जाएगी 50 रुपये। यानी जब उत्पादन करता 1000 रुपये जब उसकी कुल लागत है उस वक्त उसका संतुलन बिंदु वो होगा जहाँ पर उसको सबसे कम हानि हो रही है। लाभ तो कहीं भी नहीं हो रहा है, लेकिन उसको सबसे कम हानि हो रही है। तो सबसे कम हानि उसको जब वो 6 इकाई का उत्पादन 50 रुपये प्रति इकाई की दर से कर रहा है वहाँ पर उसको सबसे कम हानि, और वो भी हानि कितनी है? 700 रुपये की हानि। कितनी हानि हो रही है? 700 रुपये की हानि। ये तो बात होगी बच्चों अल्पकाल की। और दीर्घकाल में क्या करेगा? दीर्घकाल में तो ये अपना उत्पादन ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको हानि हो रही है। तो अल्प दीर्घकाल के अंदर तो उसका उत्पादन ही बंद हो जाएगा, फर्म ही बंद हो जाएगी। तो देखा बच्चों अपन, ये क्वेश्चन था एकाधिकार फर्म के अंदर अपन को 2 चीजें दी थी, मात्रा और कीमत, और कुल लागत दे रखी थी। तो अपन ने फिर TR, MR, TC दे रखा था, उसे MC ज्ञात कर लिया, और फिर अपन ने लाभ ज्ञात करके दोनों क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किया। तो आज अपन ने बच्चों क्या देखा? कुल आगम, कुल लागत के ऊपर क्वेश्चन, यहाँ पर भी मांग की कीमत लॉज देखी, और अपन ने यहाँ पर फर्म का संतुलन भी देख लिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन दोनों क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको आगे भी इस तरह के सवाल आपको मिलते रहे। तो बच्चों इसको अच्छे से सोल्व कर लीजिए ताकि आपकी न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और साथ में मेरे थ्योरी वाले वीडियो भी आप देखते रहिए ताकि थ्योरी को बार बार माइंड में रिवाइज करना होगा, तभी आप बच्चों अच्छे से सवाल कर सकेंगे। तो अगली वीडियो के अंदर हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।